हाँ जी, हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में और ये हमारा एक नया सेगमेंट होने वाला है जहाँ पे हम मैचेस के बाद हम स्पेशल और कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स को रिलिव करेंगे, वहाँ पे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक नया सेगमेंट है जहाँ पे ये पहला एपिसोड होगा इस तरीके का। तो होप सो कि आप लोग इसको बहुत प्यार दें। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ है इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज तो नहीं हुए, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के आ रहा था तो यहाँ पे बहुत लोगों को जो कि इंडिया को हारता हुआ देखना चाहते थे, वैसा हुआ नहीं। बांग्लादेश को लेके बहुत स्पेकुलेशन था कि पाकिस्तान को बांग्लादेश घर पे हरा के आ रहा है। अब वो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में भी अगर हम देख ले इंडिया कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है, तो जो लोग भी इसको एक टेस्ट मान रहे थे इंडिया के लिए वो तो फिर कुछ गलत है उनके साथ। तो बिना डिले किए हम सीधा एपिसोड पे चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैच शुरू होने से पहले ही जो बांग्लादेश के कप्तान शंटो ने जो इंटरव्यू दिया था कि इंडिया को ये 2-0 हराएंगे, अब ये मजाक है, मतलब ये लेजिट मजाक है जो बांग्लादेश के कैप्टन ने किया था। अब इसने यही सोचा होगा कि अगर मैं इंडिया को बोल के हरा दूंगा तो मतलब क्या वाहवाही मिलेगी, नेक्स्ट पैट कमिंस मैं ही बनूंगा कि इंडिया में आके इंडिया को हरा के इंडिया के क्राउड को शांत करा के जा रहा हूँ। ये हर किसी का एक एजेंडा और एक मोटिव होता है। इंग्लैंड वाले भी आए थे, बहुत कुछ बात करी थी, बट उनका बेस बॉल तो नहीं चला, हमारा जैज बॉल उन पे ऐसा बरसा कि फिर वो चुप ही थे। हर जगह सिर्फ हम बात कर रहे थे, मैच में भी मैच के बाहर भी। तो ये हर किसी का एक ट्रेंड बन चुका है। रोहित शर्मा ने भी कहा था कि इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा जाके ग्राउंड में बोलूंगा और इंडिया को हराने में हर किसी को मजा आता है तो मजे लेने दो। और नेक्स्ट जो चीज इंडिया के लिए बहुत स्पेशल थी कि ऋषभ पंत अपने फेवरेट फॉर्मेट में वापस आते हैं जहां पे उनका बेस्ट निकलता है। जिस फॉर्मेट को वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जहां पे वो बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं, वो वहां पे लौट रहे थे 648 डेज के बाद। और पहली इनिंग में टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके की इनिंग ऋषभ पंत ने खेली थी वो काफी क्रूशियल थी। वो 39 रन भी काफी क्रूशियल थे। वो अलग बात है कि ऋषभ पंत में उस तरीके का ट्रस्ट हम नहीं कर पाते, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरीके के स्टाइल से खेलते हैं, जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि हर नेक्स्ट बॉल वो या तो विकेट दे के जा सकती है, या तो छक्का जाएगा या तो चौका जाएगा। उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही यही है। बट फर्स्ट इनिंग में हमारे पास ज्यादा कुछ बात करने को था नहीं। रोहित शर्मा विराट कोहली को हम बहुत दिनों से हम बैटिंग करते हुए देखना चाहते थे, उन दोनों के बीच की पार्टनरशिप देखना चाहते थे। विराट कोहली को लेके सब बात कर रहे थे, अनदर 100 लोडिंग। अब वैसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन इनिंग को संभाला जायसवाल और ऋषभ पंत ने, जो कि इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन था। और जब फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत बैटिंग भी कर रहे थे तो लिटन दास ने एक बदतमीजी की थी। मतलब मैच के बीच में थोड़ा बहुत बैंटर चलना चाहिए, इसको प्रॉपर बदतमीजी नहीं कहेंगे। इस पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जाके ट्रोल करो या फिर किसी को ट्रोल करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। क्योंकि लिटन दास ने जिस तरीके की बात की थी कि बॉल पैड में लगी, भागा क्यों, भागना नहीं चाहिए था आपको, आप करके बात हो रही थी, बहुत सॉर्टेड कन्वर्सेशन था। लेकिन ऋषभ पंत ने बोला कि भाई उसको भी देखो ना, मेरे को क्यों मार रहा है, विकेट को मार। अब ये बांग्लादेश ने थोड़ी बदतमीजी की तो थी, क्योंकि आकाशदीप को भी बॉल पड़ी थी। फर्स्ट इनिंग में आकाशदीप के पीठ पे बॉल मारा था। जो इनका बॉलर है जिसने पहले ही इनिंग में 5 विकेट लिया था, मैं नाम भूल गया, हसन करके है शायद से, तो उसने मारा था। हमारे दो बैटर्स को, हमारे दो प्लेयर्स को बांग्लादेश के प्लेयर्स ने मारा है बॉल से। लेकिन उस पे हम भी मारे बांग्लादेश के प्लेयर को। अब घर पे बुला के मारना देखो अच्छा तो नहीं लगता, बट मार दिया होता तो मजा तो आता। और नेक्स्ट जो इंडिया के लिए एक स्पेशल चीज थी कि यशस्वी जायसवाल का फॉर्म, जिस तरीके से टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल परफॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन देना बैट से, और जिस तरीके का फॉर्म यशस्वी जायसवाल का दिख रहा है, अगर केएल राहुल थोड़ा सा शेल में जाके नहीं खेलते तो यशस्वी जायसवाल और लंबी बैटिंग कर सकता था। बट पूरी तरीके से ब्लेम केएल राहुल पर डालना ये सही भी नहीं रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि केएल राहुल के
शेल पे जाने की वजह से यशस्वी जायसवाल पे जो प्रेशर बना था, उस वजह से यशस्वी जायसवाल आउट हुए। बट पूरा का पूरा ब्लेम मैं केएल राहुल पे भी नहीं डालूँगा। यशस्वी जायसवाल अब जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफ़ॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए, उन्हें थोड़ा-सा अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना होगा और एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलने को देखना होगा, क्योंकि जब उनके बैट से रन आ रहा होता है, तो उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। और फर्स्ट इनिंग में हम जडेजा और अश्विन को तो मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे दिया है, जडेजा से हम फिर भी बैटिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन अश्विन अन्ना ने जिस तरीके की बैटिंग दिखा दी है, भाई साहब, कमाल, बेमिसाल, लाजवाब, इसके अलावा और क्या कह सकते। रविंद्र जडेजा अपना 100 मिस कर गए, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। उनका भी 100 आ जाता तो मजा काफी आता, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर्स है, दोनों को लेके ये सब बातें हो रही थी कि टी20 में रविंद्र जडेजा रिटायर कर चुके हैं, अश्विन को ओडीआई भी अब बहुत ही कम खिलाते हैं, मोस्टली तो खिलाते ही नहीं है। पिछला जो डब्ल्यूटीसी फाइनल हमने खेला था, उसमें अश्विन को हमने बाहर बैठाया था। तो जिस तरीके की बातें बाहर चल रही थी कि अश्विन की अब पता नहीं कब तक टीम में जगह बनेगी, अश्विन को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या फिर जडेजा का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, फॉर्म नहीं आ रहा, अक्षर पटेल के बजाय जडेजा को क्यों रखा। आपको याद होगा, मैंने जब अपनी टीम अनाउंस की थी, जब मुझे जो लगता है कि क्या प्लेइंग 11 इंडिया की होनी चाहिए थी, पहले टेस्ट मैच में मैंने जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को रखा था, क्योंकि ये दोनों इंडिया टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर ये दोनों परफॉर्म करते हैं, तो इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि जडेजा फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं और अक्षर पटेल स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इन दोनों का टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन स्टिल इंडियन टीम ने केएल राहुल को अक्षर पटेल की जगह खिलाया, और जडेजा का परफॉर्म करना ये उन लोगों को जवाब था जो कि जडेजा को फिनिश समझ रहे थे। मतलब जो बोर्ड हमारा है, वो भी एक प्लेयर के सर्टेन एज में आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये प्लेयर खत्म हो चुका है। ना उसकी ओडीआई में जगह बन रही होती है, ना उसकी टेस्ट मैच में जगह बन रही होती है। और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को रिटायरमेंट मिलता है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अपनी कंट्री के लिए खेलना और इतनी बड़ी कंट्री के लिए खेलना और बहुत अच्छा-अच्छा परफॉर्म करके देने के बाद भी रिटायरमेंट उनका इस तरीके का होता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट टू बी ऑनेस्ट, पूरा इंडिया जडेजा और अश्विन के लिए बहुत ज़्यादा खुश है, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और बाकी प्लेयर्स, मतलब ऋषभ पंत से भी टू बी ऑनेस्ट वो कमबैक कर रहे थे, उनका कमबैक ही बहुत स्ट्रांग है। सेकंड इनिंग में उन्होंने 100 भी मार दिया, बट स्टिल ऋषभ पंत के कैलिबर के प्लेयर से हम और एक्सपेक्ट करते हैं, यशस्वी जायसवाल से हम और एक्सपेक्ट करते हैं, शुभमन गिल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। शुभमन गिल जिस तरीके का क्लास रखते हैं, जिस तरीके की उनकी एबिलिटी है, अगर वो अपनी एबिलिटी को फुली यूटिलाइज करे या फिर अपनी एबिलिटी पे खेले या फिर अपने फॉर्म में रहे, तो हमने सेकंड इनिंग में देखा कि शुभमन गिल किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं। तो हमारे टॉप ऑर्डर के अंडर परफॉर्म करने के बाद जडेजा और अश्विन ने जिस तरीके से खेला, उसके लिए तो पूरा इंडिया उन पे प्राउड करता है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट इनिंग में इस तरीके से नहीं खेलते, तो बांग्लादेश शायद किसी और पोजीशन में होता और मैच शायद कुछ और तरीके से होता। और फिर जब इंडियन बॉलिंग की बात करें, तो फर्स्ट इनिंग में हम सबको पता था कि स्पिनर्स उतना काम नहीं करेंगे, उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को अपना काम करना होगा। सिराज का एक रिव्यू हमने वेस्ट किया, जो कि हमने लिया नहीं, वो आउट थे, अदरवाइज सिराज का भी एक विकेट एक्स्ट्रा होता। फिर आकाशदीप जो कि हैट्रिक पे पहुंचने वाले थे, मतलब ऑलमोस्ट हैट्रिक ले ही लिया था, 2 विकेट ले लिया था। फिर मुस्तफिजुर रहमान, शायद वही बैटिंग कर रहा था, उसने हैट्रिक होने नहीं दिया। और पाकिस्तान पे जहां पे ये लोग 150-150 रन मार रहे थे, यहाँ पे आने के बाद इनमें से कोई नहीं चल रहा। ना लिटन दास चल रहा, ना मेहदी हसन मिराज चल रहा, ना इनका मुस्तफिजुर रहमान चल रहा। शंटो ने सेकंड इनिंग में थोड़ा सा खेल दिया था, अदरवाइज कोई भी नहीं चल रहा। ये जाकिर वाकिर, ये जितने भी थे, शाकिब अल हसन वगैरह, ये सबको कोई नहीं चल रहा। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह के 400 विकेट्स कंप्लीट हुए इस टेस्ट मैच में। ये अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट है, एक अचीवमेंट है, जो कि बहुत कम फास्ट बॉलर्स अचीव कर पाते हैं, और बुमराह जैसे क्लास का बॉलर ये 400 क्या, ये और डिजर्व करते हैं। अब सेकंड इनिंग में आते आते रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग में देखो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा ऐसे थे कि यार शायद मेरी जरूरत ही नहीं है। और हमारे कोहली भैया, अब सेकंड इनिंग में ऐसा लग रहा था कि ये शायद अच्छा परफॉर्म कर जाए, और अब शायद जिस तरीके की इनिंग फर्स्ट इनिंग में खेल के गए थे, या फिर जिस तरीके से आउट होके गए थे, इस तरीके से नहीं होंगे। बॉल भी छोड़ रहे थे, फोकस भी दिख रहे थे, लेकिन फिर सडनली कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। अब ये थी एक कंट्रोवर्सी, जहां पे विराट कोहली का बैट लगता है और बॉल फिर जाके पैड में लगती है। अंपायर आउट देता है, विराट कोहली शुभमन गिल के पास जाते हैं कि मैं आउट हूं या नहीं हूं।
शुभमन गिल बोलते हैं कि भाई साहब प्लम हो, आप रिव्यू मत वेस्ट करो, आप चले जाओ। विराट कोहली चले जाते हैं, बाद में दिखता है कि बॉल बैट को एज करके गई। अब इसमें शुभमन गिल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे कि शुभमन गिल का ध्यान होना चाहिए, शुभमन गिल कहाँ देख रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि बैट लगाए कि नहीं लगाए। देखो भाई, अंपायर को भी नहीं पता चला था। और ये केटलबर्ग, ये तो इंडिया टीम, जब जब इंडिया टीम के साथ अंपायरिंग को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा होता है, उसमें ये इंडिया की टीम के मैच में पड़ता ही पड़ता है। और विराट कोहली को आउट करने के बाद जब इसने भी देखा कि बॉल बैट को लगी थी, ये बंदा भी हंस रहा है। अलग ही लेवल का मजाक चल रहा है। विराट कोहली का जो 100 करवाया था, जहां पे वाइड बॉल को वाइड नहीं दिया था, ये उसने उसका बदला ले लिया, विराट कोहली को आउट करवा दिया। अब विराट कोहली को खुद को रिव्यू लेना चाहिए था। विराट कोहली ने श्रीलंका में प्लम होने के बाद भी रिव्यू लिए थे, बट यहाँ पे बैट लगने के बाद रिव्यू नहीं लिया। कमाल है, ये तो कमाल है। और बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि विराट कोहली को पता था लेकिन जानबूझ के रिव्यू नहीं लिया। अब ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली को बैटिंग जितनी पसंद है, जितना उन्होंने अपने करियर में बोला है कि उनको बैटिंग करना या क्रीज पे खड़े रहना जितना पसंद है, वो पता हो कि बॉल पे बैट लगा और वो रिव्यू ना ले, ऐसा हो ही नहीं। सवाल ही नहीं है। ये किस तरीके के लोग कुछ भी बातें करते हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं और इनका दिमाग किस लेवल पे है, पता नहीं। और शुक्र है कि शुभमन गिल का 100 आ गया, अदरवाइज बेचारे का 100 भी नहीं आता। एक तो वैसे ही क्रिटिसाइज हो रहा था अपनी फॉर्म को लेके, और इस चीज पे भी कि बीसीसीआई उस पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बंदे में ना फॉर्म है ना उस तरीके का परफॉर्मेंस है। एक तो बीसीसीआई की भी एक गलती है कि अगर किसी प्लेयर को ये नाम देने पे आते हैं, उसको परफॉर्म भी उतना नहीं करने देते जहां पे उसका नाम रख देते, या फिर पीआर कैंपेन वाले नाम रख देते। शुभमन गिल की अभी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है जहां पे शुभमन गिल को प्रिंस कह दे, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट कह दे। इतने बड़े बड़े टर्म्स अभी से देना ये सही नहीं है। मतलब एक स्टैट में देख रहा था कि 25 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर के 40 सेंचुरी थे, विराट कोहली के 25 से 26 सेंचुरी थे, सहवाग के 13 थे और शुभमन गिल के 12 है, और युवराज सिंह के शायद 11 या उनके भी 12 है। तो जब विराट कोहली के आधे भी अभी नहीं पहुंचे, वहां पे प्रिंस कहना और फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट कहना और पता नहीं क्या क्या कहना, ये शुभमन गिल के साथ जाती है। बंदे को थोड़ा फ्री होके खेल लेने दो, थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस आ जाने दो। अब हर कोई प्रेशर सिचुएशन में या फिर इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एकदम ही बेहतरीन परफॉर्म करे, ये जरूरी नहीं है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि प्रेशर में ही बंदा परफॉर्म करेगा। किसी किसी को फ्री रहने दो, थोड़ा फ्री हैंड रखो। और एक्चुअली में तो सेकंड इनिंग में मजा आया मैच का, जहां पे ऋषभ पंत ने भी 100 किया 638 या 648 डेज के बाद। और ऋषभ पंत तो भाई जिस मूड में था ये बंदा, जिस ग्रूव में आ रखा था ये बंदा, अपनी बैटिंग तो कर ही रहा है। हाँ, स्टंप के पीछे से ये कुछ कुछ बोल भी रहा है। उसके बाद जब बैटिंग कर रहा था, बांग्लादेश वाले फील्डिंग नहीं सेट कर पा रहे थे, बंदा बोल रहा है वन फील्डर हेयर, यहाँ पे एक फील्डर आएगा, वन फील्डर हेयर। वो अपनी बैटिंग कर रहा है, वो खुद आउट हो सकता है, वो बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवा रहा है। ये कमाल का कैरेक्टर है, ये कमाल का कैरेक्टर है। और व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ कमबैक। ऋषभ पंत सच में एक इंस्पिरेशन है कि कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इवेंट हमारे जर्नी या फिर हमारे करियर या हमारी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। अगर हम रुकते नहीं है तो फिर हम वो हर चीज अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। ऋषभ पंत इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू अचीव एनीथिंग। वेल, अब इसको फॉलो करते हुए जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ऋषभ पंत जब 105 या 106 रन पे आउट होके गए हैं, या फिर 109 रन बनाए थे, मुझे याद नहीं है, जब वो आउट होके गए तो केएल राहुल को बैटिंग करने भेजा गया। अब मैच खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ने एक जगह एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम लंच पे आए थे, रोहित शर्मा ने बोल दिया था जिसको जितने रन बनाने बना लो, 1 घंटा ही बैटिंग करने को मिलेगा। रोहित भाई ने बोला कि 1 घंटा खेलने को देखेंगे भाई, अपना जिसको जितने रन बनाने देख लो। तो ऋषभ पंत तेज खेलने लग गए ये सोच के कि शायद 150 हो जाए। अब ऋषभ पंत को भी पता था कि 1 घंटा ही मिलेगा। अब ऋषभ पंत वहां क्रीज में होते तो फिर बाद में अब लोग कहते हैं कि भाई 200 नहीं बनाने दिया। अब केएल राहुल बैटिंग करने आए, तो केएल राहुल जब बैटिंग करने आए, भाई देखो, टीम कुछ डिसाइड करती, कुछ सोच समझ के डिसाइड करती है और हमसे बेटर उनको समझ। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि केएल राहुल जब 22 रन बना चुके थे 19 बॉल पे, उनको कुछ रन बनाने देना था, उनको एक अपना कॉन्फिडेंस गेन करने देना चाहिए था। भाई देखो, अगर वो बंदा 50 भी बना लेता, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट मैच में वो कॉन्फिडेंट आता। फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे 16 रन बनाए थे 52-53 बॉल पे। उस मोमेंट पे एक अच्छे इंटेंशन और एक अच्छे माइंडसेट के साथ उन्हें खेलने की जरूरत थी, जहां पे टीम को बहुत जरूरत थी उनकी। वहां पे वो शेल पे गए, वहां पे अगर उन्होंने परफॉर्म किया होता तब उस चीज की वैल्यू थी।
अदरवाइज सेकंड इनिंग में तो हम जीत ही रहे थे, हमारे पास रन्स का भी कुशन था। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि 1.5 दिन फिर भी बाकी था, आपकी बात सही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। केएल राहुल को और बैटिंग करने दिया भी जा सकता था, मैं भी इस चीज से अग्री करता हूँ। बट एक वर्कलोड जो मैनेजमेंट होता है हमारे फास्ट बॉलर्स या फिर स्पिनर्स का या फिर प्लेयर्स का, इन जनरल प्लेयर्स का, पूरी टीम का, ओवरऑल स्टाफ वगैरह वगैरह, हर किसी का एक वर्कलोड मैनेजमेंट है। अब अगर आप 2 दिन पहले मैच खत्म कर सकते हो तो क्यों जबरदस्ती 5वें दिन तक जाना, ये तो जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद मेरे हिसाब से तो देखो सही था, केएल राहुल को एक मैच में या एक इनिंग में कॉन्फिडेंस आ जाए, 22 रन बना चुके थे, देखो बैट में मिडल होनी चालू हो गई थी, वहां से भी कॉन्फिडेंस आ सकता। जिस तरीके से हमारे क्रिकेटिंग सीनियर्स या फिर क्रिकेटिंग लेजेंड्स जिस तरीके से बात करते हैं कि एक शॉट में फॉर्म आता है, आपको समझ में आ जाता है। विराट कोहली ने कई बार बोला है कि समझ में आ जाता है कि आपका दिन है, या फिर आप उस तरीके से बॉल को देख पा रहे हो, जज कर पा रहे हो, मिडल कर पा रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि अब वो फॉर्म आ चुकी है, अब उस चीज का मसला नहीं है। तो ये वाली चीज तो मुझे लगता है कि बहुत ही इनवैल्यूएबल हो जाती है जब इस तरीके की बात हो कि हाँ 50 रन से फॉर्म किसी की आ जा रही, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि 100 मारने के बाद नेक्स्ट मैच में आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग में 50 मारा था, नेक्स्ट इनिंग में नहीं मार पाया। इस चीज की गारंटी नहीं है, क्रिकेट अनसर्टेनिटी का गेम है। नेक्स्ट मैच में क्या पता केएल राहुल पहले ही मैच में 100 मार दे, तो उनके लिए शायद ये 22 रन ही इनफ है। और अगर जीरो पे आउट होके चले गए तो सब यही बोलेंगे कि भाई और बैटिंग करने देनी चाहिए थी। तो ये तो प्लेयर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और केएल राहुल बंदे में बहुत क्लास है, बहुत एबिलिटी है, लेकिन बंदा उस चीज को फुली यूटिलाइज करता नहीं। क्यों शेल में जाके खेलते ये किसी को भी समझ नहीं आता। रवि शास्त्री ने भी बोला था कि जिस दिन केएल राहुल को पता चल गया कि उनकी खुद की पोटेंशियल क्या है, वो बंदा प्लेयर ही बदल जाएगा। और फिर इस पहले टेस्ट मैच में मॉर्ने मॉर्कल को जितना दिखाया गया है, और ये दिखाया देखो जिस भी इंटेंशन से गया हो, बट हम फैंस ने जिस तरीके से रिसीव किया, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के मजे ले लिए इस चीज में, कि जब मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तान के मैच में बैठा होता था वो किस तरीके से बैठा होता, वो मुंह छुपा के बैठा होता था, वो ये देख ही नहीं पाता था कि मैं इनको सिखा क्या रहा हूँ, ये कर क्या रहे हैं। और उस बंदे को शायद खुद पे ही शक हो गया था कि मेरा करियर खत्म तो नहीं हो गया कहीं। तभी जब इंडिया के लिए बॉलिंग कोच का नाम आया, जब इनको कॉल आया, वो बंदा रो रहा था, अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं रो रहा था जब मुझे ये कॉल आया। तो ये जिस तरीके का एक पूरा जर्नी रहा है मॉर्नी मॉर्कल का, ये देखना एक कमाल था। और इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो बंदा हंस रहा है कि देखा, हाँ, आता था मुझे, इसे कहते बॉलिंग, इसे कहते कोच, ये मैंने करा है, ये मेरे लड़के हैं, इस तरीके वाले एटीट्यूड में बैठा हुआ था। और फिर आता है अश्विन का फाइफर, 37th फाइफर, शेन वॉन की बराबरी कर ली है। और अश्विन बन गए हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू टेक फाइफर। 37 या 38 ईयर्स उनकी एज है और तब जाके उन्होंने फाइफर लिया। कमाल का एक ये स्टैट है अश्विन के लिए, जहां पे इस मैच में चौथी बार उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने 100 भी मारा और फाइफर भी लिया। और चौथे प्लेयर बन गए ऐसा कुछ करने वाला, 3 बार से ज्यादा या 4 बार करने के लिए तीसरे प्लेयर बन गए हैं। और सेकंड इनिंग में जब बांग्लादेश के विकेट नहीं गिर रहे थे, 1 घंटा कुछ बीत चुका था, उनका कोई विकेट नहीं गिर रहा था, तो रोहित शर्मा ने जाके बेल्स को चेंज किया। और उसके बाद दूर से जाके उन्होंने छिम छपाक डम डम यही सब किया है। और रविंद्र जडेजा के फाइनल विकेट के बाद, जब उन्होंने फाइनली बांग्लादेश का लास्ट विकेट आउट किया है, उसके बाद इंडिया जीतते ही तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 टीम बन गई है। डब्ल्यूटीसी में ऑलरेडी हम 1 पे ही थे, विन परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा है, और कमाल का सीजन हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से बांग्लादेश से तो हम जीत ही जाएंगे होपफुली। अब नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज होगा वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा। न्यूजीलैंड वहां पे श्रीलंका से मैच खेल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग मैच था। 4th डे पे आई गेस कि न्यूजीलैंड को 68 रन चाहिए था, रचिन रविन 91 या 92 पे था। और 5th डे पे आते ही मैच आधे घंटे में खत्म हो गया। रचिन रविन 91 पे थे और वो शायद बिना स्कोर करे आउट होके चले गए थे फिफ्थ डे पे, और उसके बाद फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ये 61 या 60 रन से न्यूजीलैंड हार गया है। और अफगानिस्तान भी अपने 3 ओडीआई के सीरीज में एक मैच हार गया साउथ अफ्रीका से, 2-1 से उन्होंने सीरीज जीत लिए। लेकिन कमाल की जर्नी रही अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट किया साउथ साउथ अफ्रीका को हरा के। और अब यहां से अब इंटरेस्टिंग ये होगा जब अफगानिस्तान के साथ बाकी टीम्स खेलने आएगी। इंडिया तो फिर भी बेटर खेल लेती है अफगानिस्तान को, बट जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, क्योंकि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के पीछे जिस तरीके से पड़ी है, वो तो वर्ल्ड कप में मैक्सवेल के 200 ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया था, वरना वर्ल्ड कप फिर से वही बात घूम फिर के हम वर्ल्ड कप पे पहुंच जाते, वर्ल्ड कप हमारा ही था। खैर आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है,
ये थर्ड ओडीआई होगा उनका। 2 ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। इंग्लैंड अगर आज भी हारता है तो सीरीज हार जाएगा। तो अब यहाँ से लेट्स सी आज के मैच में क्या होगा। और हमारा मैच 27 को है, तो 27 से पहले एक बार आ जाएंगे, टीम रिव्यू कर लेंगे, थोड़ा सा प्रीव्यू पे बात कर लेंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे स्ट्रीट एनिमल्स रहते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके घर के आसपास या आपके पास आते हैं थोड़े से प्यार के लिए, थोड़े से खाने के लिए, तो प्लीज़ उन्हें भगाएं नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा खाना दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।